क्वांटम नंबर्स। लास्ट वीडियो में हमने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी, आज हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहले थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो एक इलेक्ट्रॉन है वो डुअल नेचर शो करता है, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। ठीक है, तो अगर कोई पार्टिकल है तो आप उसकी पोजीशन को पर्टिकुलरली बता सकते हो कि इस टाइम ये पार्टिकल यहाँ पर प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जांपल मार्कर है, अगर मैं आपको मार्कर दिखाऊं तो आप मुझे पर्टिकुलर बता सकते हो कि हाँ इस टाइम मार्कर यहाँ पर प्रेजेंट है। लेकिन अगर मैं वेव की बात करूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइट वेव है, तो मैं पर्टिकुलरली नहीं बता सकती कि इस टाइम पर ये वेव यहीं पर ही प्रेजेंट होगी। ठीक है, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन की बात होती है कि जब बोर्ड ने अपना मॉडल दिया था इलेक्ट्रॉन के लिए, तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल कंसीडर किया तो हम बता सकते थे। उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इस ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा, लेकिन फिर बाद में श्रोडिंगर, डी ब्रोगली इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव के फॉर्म में होता है, तो वेव तो मूव करती रहती है, इस तरीके से मूव करती है, तो आप उसको पर्टिकुलरली किसी टाइम पर बता नहीं सकते हो कि पर्टिकुलर इस टाइम पर ये इलेक्ट्रॉन यहीं ही प्रेजेंट होगा। वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, लेकिन हम पॉसिबिलिटी निकाल सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के होने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम कहाँ होगी, और वही पॉसिबिलिटी को डिस्क्राइब करते हैं ये क्वांटम नंबर्स। अब पॉसिबिलिटी क्या है उसके लिए बात कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं छोटा सा। मान लो आपको, ठीक है, किसी को आपसे मिलने आना है, तो वो उन्होंने किसी से पूछा जो आपको जानते थे कि अरे मुझे ना उससे मिलना है, तो आप बताओ कि वो कहाँ पर मिल सकता है। तो वो आपको जानते थे बाय सिटी, तो उन्होंने कहा कि ये ना दिल्ली रहता है, तो आप इससे दिल्ली में जाके मिल सकते हो। ठीक है, आप दिल्ली आए, वहाँ पे फिर आप किसी फ्रेंड से मिले, तो उसने कहा कि अरे वो तो ना सीपी में रहता है, कनाट प्लेस में, तो आप वहाँ पे जाके उससे मिल लो। फिर आप वहाँ पे गए, आपने किसी से आपके बारे में पूछा, उन्होंने कि मुझे उनसे मिलना है, तो आप बता दो कहाँ पे रहते हैं, तो वो आपको जानते थे, उन्होंने उनको आपका हाउस नंबर बता दिया कि वो ना इस हाउस में रहता है, तो आप वहाँ चले जाइए। वो आपके हाउस में आ गए। अब क्या हुआ, आपके पेरेंट्स ने कहा, आपकी मम्मा ने गेट खोला जिन्होंने भी, तो उन्होंने कहा कि इस टाइम तो ना वैसे उसके सोने का टाइम होता है, तो हो सकता है वो ऊपर सो रहा हो अपने रूम में। ठीक है, तो आपकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कहाँ हो गई कि आप कहाँ हो सकते हो, अपने रूम में हो सकते हो, ये आपकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, लेकिन श्योरिटी नहीं है। आपकी मम्मा ने कहा कि हो सकता है आप दूसरे रूम में बैठ के टीवी देख रहे हो, आपकी मम्मा नीचे, आप उनको आइडिया नहीं है। ठीक है, हो सकता है जिन्होंने आप बताया था कि आप सीपी में मिलोगे, हो सकता है अपने फ्रेंड के घर गए हो, कहीं और ना हो आप सीपी में, या जिन्होंने कहा था कि आप दिल्ली में मिलोगे, हो सकता है आप दिल्ली में नहीं हो, आप कहीं और गए हो, किसी और स्टेट में या फिर किसी और सिटी में। ठीक है, लेकिन आपके मैक्सिमम चांसेस कहाँ मिलने के हैं, तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि आप अपने रूम में होंगे। ये हो गई पॉसिबिलिटी कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी तो वहीं मिलने की है। हो सकता है मे भी आप कहीं और हो, लेकिन जो मैक्सिमम चांसेस हैं वो तो रूम में मिलने की ही हैं। तो वही मैक्सिमम चांसेस ये क्वांटम नंबर्स बताते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में मैक्सिमम कहाँ प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ आपको, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये बताता है कि आप किस शेल में प्रेजेंट होंगे। शेल, जब हमने बोर मॉडल स्टडी किया था तो हमने उसमें कुछ शेल्स देखी थी। जैसे ये न्यूक्लियस हो गया, तो इसके चारों तरफ के शेल, एल शेल, एम शेल, तो मतलब कि जो एन है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वहाँ पे हमने देखा भी था कि जो के है उसमें एन की वैल्यू, एल के लिए एन की वैल्यू। ठीक, तो इस तरीके से, तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो n है वो आपको शेल बताता है कि मतलब इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में प्रेजेंट होगा। ठीक है, उसके बाद जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो सब शेल के बारे में डिस्कस करता है। इसके बारे में बहुत डिटेल में भी स्टडी करेंगे, अभी बस मैं आपको एक आइडिया दे दूँ। देखो, किसी भी शेल में नंबर ऑफ सब शेल्स होती हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी सब शेल में प्रेजेंट होगा, इसमें होगा या इसमें होगा, उसके बारे में एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है। अब उसमें भी जैसे हम देखते हैं कि ये सब शेल है, इसके अंदर भी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, ये ऑर्बिटल्स हैं। जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, पॉसिबिलिटी तो बता रहा है, डिफाइन कर रहा है इलेक्ट्रॉन की पोजीशन की, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन किस पोजीशन पर प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम इनको एक एक करके स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में, बाकी सबको यहाँ से हटा देते हैं, हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। हमने क्लास 10th में बोर मॉडल के बारे में स्टडी किया होगा। तो बोर मॉडल बेसिकली क्या था, बोर ने एक मॉडल दिया था, उसने क्या कहा था कि बीच में तो न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और उसके चारों तरफ कुछ ऑर्बिट्स होती हैं, कुछ शेल्स होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इन शेल्स को उसने नाम दिया था के शेल, एल शेल, और जैसे जैसे हम फिर बाहर की तरफ आते जाते हैं एम शेल, और इसी को इन्होंने डिनोट भी किया था, के को n = 1 से, एल को n = 2 से, एम को n = 3 से, एंड सो ऑन।
ठीक है, तो ये जो उन्होंने शेल्स दी थी, यहाँ पर जो n लिखा हुआ है यही है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज रिलेटेड विद द शेल्स। ठीक है, शेल्स से रिलेटेड होता है, गिविंग अस द आइडिया ऑफ डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये जो n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इससे हमें आइडिया मिलता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितनी दूर है। देखो अगर इलेक्ट्रॉन आपका k शेल में प्रेजेंट है यानी कि n = 1 है, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो ज्यादा होगा क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पास में है। लेकिन अगर हम n = 2 की बात करें तो जो डिस्टेंस है वो पहले के कंपैरिजन में इंक्रीज हो गया, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी जो होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही हम n = 3 की बात करें तो डिस्टेंस और ज्यादा इंक्रीज कर गया है। तो ये जो n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये हमें आइडिया देता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितनी डिस्टेंस पर अप्रोक्सीमेटली प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद इट इज प्राइमरी इंडिकेटर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी। ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में भी बताता है। हमने पढ़ा भी था बोर मॉडल में कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर होते जाते हैं तो जो शेल्स हैं उनकी जो एनर्जी लेवल है वो डिक्रीज होते जाता है, एनर्जी डिक्रीज होती जाती है। वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डिक्रीज कर रहा है, इसीलिए अपोजिट चार्जेस हैं, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अगर डिस्टेंस ज्यादा होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाएगा, है ना। तो उसी की वजह से जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो भी डिक्रीज करेगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन n = 1 में प्रेजेंट है तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, n = 2 में है तो एनर्जी कम होगी, और n = 3 में है तो एनर्जी और ज्यादा कम हो जाएगी। तो हमें क्या पता चला कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है उससे हमें एनर्जी का भी आइडिया हुआ कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी हो सकती है। हायर द वैल्यू ऑफ n लार्जर इज द ऑर्बिट स्फीयर। आप यहाँ से एक और चीज भी नोट करोगे कि जैसे जैसे हम n की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, जब n 1 था तो जो हमारा स्फीयर था साइज में छोटा था, जैसे ही n = 2 हुआ तो जो स्फीयर हुआ वो साइज में और बड़ा हो गया। ठीक है, जैसे ही हम n = 3 पर पहुंचेंगे तो जो आपका ऑर्बिट का साइज है, सेल का साइज है वो और ज्यादा बड़ा होता चला जाएगा। इसका मतलब जैसे जैसे हम n की वैल्यू बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ऑर्बिट का स्फीयर जो है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। आप इसको इस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं कि जैसे हमने जो एग्जांपल लिया था, हमने उसमें सबसे पहले क्या माना था कि किसी सिटी को माना था ना कि दिल्ली में रहते हैं। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है कि जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो आपका जो सिटी का साइज है वो भी बढ़ता जा रहा है, आपकी सिटी जो है वो बड़ी होती जा रही है। ठीक है, n जो यहाँ पर वैल्यू लेगा वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स ही लेगा, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, यानी कि n की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी और n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो। अब हम सेकेंड क्वांटम नंबर की तरफ चलते हैं जो है हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर और एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर इज एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय एल, स्मॉल एल। देखिए ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जितने भी नोटेशंस हैं वो सारे स्मॉल लेटर में, तो आप स्मॉल लेटर में ही उनको देंगे, कैपिटल मत कर देना। ठीक है, इट इज रिलेटेड विद सब लेवल्स और सब शेल्स। हमने पढ़ा था कि जो n है वो हमें शेल्स के बारे में बताता है, राइट। तो किसी शेल में कितनी सब शेल्स हो सकती हैं उसके बारे में हमें एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर बताता है। अब ये क्या है, देखिए हमने बात की थी कि जितना n का नंबर इंक्रीज करता जाएगा उतनी ही आपकी जो सिटी है, हमने उसे सिटी से रिलेट किया था। ठीक है, तो जो सिटी है वो बड़ी होती जाएगी। आप मुझे एक बात बताइए कि अगर सिटी छोटी है तो उसमें जो लोकेलिटीज होंगी, कॉलोनीज होंगी वो भी कम होंगी, और अगर सिटी बड़ी होती जाती है तो उसमें नंबर ऑफ कॉलोनीज जो है वो भी बढ़ती चली जाएंगी। तो जो आपकी एल की वैल्यू है वो कुछ इसी टाइप से आप समझ सकते हो कि किसी सिटी में कितनी कॉलोनी है वो आपको एल बताता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी बात करते हैं, पहले ये देख लेते हैं वैल्यू 0 to n-1, यानी कि जो l की वैल्यू होगी वो 0 से स्टार्ट होगी और n-1 तक जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं n = 1 की फर्स्ट शेल, ठीक है, तो इसमें l की वैल्यू क्या होगी, l = 0, n-1 तक जाएगी। 0 से स्टार्ट करेगी और कहां तक जाएगी, n-1। तो 1-1 अगर मैं करती हूँ तो क्या आता है 0, यानी कि मेरे पास l की सिर्फ एक वैल्यू है 0। यानी कि आप ऐसा मान सकते हैं कि अगर n = 1 नाम की कोई सिटी है तो उसमें सिर्फ एक ही लोकेलिटी है, सिर्फ एक ही कॉलोनी है। ठीक है, अगर मैं n = 2 कर देती हूँ तो हमारी l की वैल्यू क्या होगी, l की वैल्यू फिर से स्टार्ट करेगी 0 से और कहां तक जाएगी, n-1 तक, यानी कि 2-1 तक, जिसकी वैल्यू क्या होगी 1। ठीक, तो यानी कि 0 और 1, 0 और 1 के बीच में और कुछ तो आता ही नहीं है, तो हमारा आंसर आ गया l की वैल्यू क्या होगी 0 और 1। यानी कि अगर हमारी सिटी बड़ी हुई तो अब उसमें 2 कॉलोनी आ गई। ठीक है, और करके देखते हैं, अगर मैंने n = 3 लिया, ठीक है, तो l की वैल्यू क्या होगी, 0 से स्टार्ट करेगी और कहां तक जाएगी, n-1 तक, यानी कि 3-1 तक। तो यानी कि 0 से स्टार्ट की और कहां तक गई, 2 तक। 0 और 2 के बीच में क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, यानी कि l की वैल्यू हो गई 0 1 2। ठीक है, यानी कि अगर हमारी सिटी बड़ी हो गई, 3 हो गई, ठीक, तो
0 1 2। इसके लिए कुछ नोटेशंस होती हैं। एक्चुअली एल बताता क्या है, एल हमें बता रहा है कि जो हमारा ऑर्बिटल है, जो हमारी सब शेल है, उसका शेप क्या होगा, उसके बारे में आइडिया देता है। ये सेकेंडरी इंडिकेटर होता है एनर्जी का। सेकेंडरी इंडिकेटर कैसे हुआ, देखो प्राइमरी इंडिकेटर तो ये हो गया कि जो आपकी सिटी है, अगर आपका इलेक्ट्रॉन किसी सिटी में प्रेजेंट है, मान लो इस सिटी में है या इस सिटी में है, ठीक है, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, सबसे ज्यादा इसमें होगी, उससे कम इसमें होगी। अब हमने देखा कि इसमें भी जगह जगह ना कॉलोनीज बनी हुई है इस तरीके से, ठीक। हालांकि ये सेकेंड वाली है तो इसमें सिर्फ 2 ही कॉलोनीज होंगी, तो हम 2 को हटा देते हैं। अब इन दोनों कॉलोनीज में से भी आपकी पॉसिबिलिटी कहाँ हो सकती है मैक्सिमम, कि आप कहाँ पर रहते हो, ठीक है। तो जहाँ पे आपका घर होगा आपकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी वहां पर है। तो ये वो बताता है कि इनमें से भी जो एनर्जी है वो किसकी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी, ठीक है। तो जब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि एल की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करती जाती है तो एनर्जी भी इंक्रीज करती जाती है। मतलब सबसे कम एनर्जी होगी आपके एस ऑर्बिटल की, देन उससे ज्यादा होगी पी ऑर्बिटल की, देन डी ऑर्बिटल एंड देन एफ ऑर्बिटल, ठीक है। ये तो हो गई एनर्जी के बारे में बात। अब शेप की बात कर लेते हैं। तो इस सबको यहाँ से हटा देते हैं। जब हम शेप की बात करते हैं तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। जब हम L = 0 की बात करते हैं तो इससे हमें मिलती है स्फेरिकल शेप, यानी कि जो हमारा ऑर्बिटल होगा वो स्फेरिकल शेप में होगा, ठीक है। अब कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम L को ना 1 से स्टार्ट करने लगते हैं, ये तो हमें याद रहता है SPDF लाइन से, लेकिन हम L को 1 से स्टार्ट कर देते हैं। तो इसको आप याद भी रख सकते हो कि जो S है वो स्फेरिकल शेप का है, स्फेरिकल यानी कि गोल। तो L की भी वैल्यू क्या होगी, गोल मतलब 0। तो आपको जो L है वो 0 से स्टार्ट रखना है। सिंपल सी ट्रिक है, कुछ भी नहीं है, ट्रिक भी नहीं है, कॉमन सेंस से जस्ट रिलेट कर दिया है, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। N की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है तो हमको लगता है कि L की वैल्यू भी 1 से स्टार्ट होगी, लेकिन नहीं, L की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है। 0 से स्टार्ट हो रही है मतलब एक कम से स्टार्ट हो रही है ना। N की वैल्यू तो यहाँ से स्टार्ट हुई, ये इससे पहले से स्टार्ट हो रही है, तो हम N को भी एक कम कर देंगे तो N - 1 तक जाएंगे, ठीक है। तो जब L की वैल्यू 0 होती है तो शेप होगी आपकी स्फेरिकल ऑर्बिटल की। जब L की वैल्यू 1 होती है तो शेप होती है डम्बल शेप, डम्बेल। ये किस टाइप की शेप होती है, ये होती है कुछ इस टाइप की शेप, यहाँ पे साइड में बना देती हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो अगर आपका p ऑर्बिटल होगा, L की वैल्यू 1 होगी, तो जो शेप होगी ऑर्बिटल की वो कुछ इस टाइप से होगी। जब हम d ऑर्बिटल की बात करते हैं तो ये होती है डबल डम्बेल। डबल डम्बेल मतलब इसमें एक डम्बेल ये हो गया और डबल है तो एक डम्बेल ये हो गया। तो इस टाइप की जो शेप होगी वो डी सब शेल की होती है। जब हम एफ सब शेल की बात करते हैं तो नीचे नीचे जैसे अब हम नीचे आते जाएंगे तो ये जो शेप्स हैं ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती चली जाएंगी। जो एफ सब शेल होती है उसकी शेप होती है 8 फोल्ड। अब ये कैसी होती है, तो जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पर 4 है ना, वहाँ पे 8 होते हैं इस टाइप से। जो लोब्स होंगे, जो आपके ऑर्बिट्स होंगे वो 8 होते हैं, ठीक। तो ये जैसे जैसे हम आगे चलते चले जाते हैं ये और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स ही होती चली जाती है, तो हम इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। हमारा जो मेन फोकस रहेगा, जो मेन काम भी हम जो मेजरली यूज करते हैं तो वो इन तीनों को सबसे ज्यादा यूज करते हैं। उसके बाद एफ को यूज कर लेते हैं जब हम एक्टिनॉइड्स और लैंथेनॉइड्स की बात करते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा मेजर हमारे यूज में आता है वो एसपी और डी सब शेल से आते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे कि अच्छा एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, इसका नाम कहाँ से आया? तो आई होप कि आपको एंगुलर मोमेंटम के बारे में पता हो। जब हम इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट की बात करते हैं तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है h/2π√L/1। यहाँ पर जो ये L है ये यही एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है। यानी कि अगर हमें L की वैल्यू का पता है तो हम किसी भी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंट निकाल सकते हैं उस ऑर्बिटल में कि उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो कितना होगा, ठीक है। इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन वो सबसे लास्ट में करेंगे। पहले हम सारे क्वांटम नंबर्स डिस्कस कर लेते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हम थर्ड क्वांटम नंबर की तरफ चलते हैं जो कि है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इट टेल्स अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। देखिए अब हमने लास्ट वाले क्वांटम नंबर में क्या पढ़ा था, वो हमें बताता है कि कौन सा ऑर्बिटल प्रेजेंट है, ठीक है। एस है, पी है या डी है या एफ है। तो वहां पर हमें किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिली थी? सब शेल और ऑर्बिटल के बारे में, ठीक है। यहाँ पर हमें पता चलता है ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन के बारे में। फिर से हम अपनी स्टोरी पे चलते हैं। सबसे पहले तो हमने क्या कहा था कि अगर हमारी सिटी बढ़ जाती है तो उसमें जो नंबर ऑफ कॉलोनीज है वो बढ़ जाएंगे। मान लीजिए कि जो कॉलोनीज हैं वो भी बढ़ती हुई जा रही है, मतलब जो कॉलोनीज हैं वो भी बड़ी होती जा रही है, ठीक है। तो क्या होगा कि उसमें जो नंबर ऑफ हाउसेज हैं वो भी इंक्रीज करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। अब इन हाउसेज में से भी आपका
चीज यहाँ पर इंडिकेट करता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। देखिए जब हम L इज इक्वल टू 1 की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है जो हमारा ऑर्बिटल है वो H है, यानी कि स्फेरिकल शेप है। अगर मैं स्फेरिकल शेप को, आपको पता है कि हम जो है वो 3D में रहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भी जो है वो 3D में होगा, यहाँ पर हम सिर्फ 2D में शो कर पाते हैं, वो बात अलग है। लेकिन एक्चुअली जो हमारा स्पेस है वो 3D है, एक्स वाई जेड, उसमें 3 डायमेंशंस हैं, ठीक है। तो अगर मैं एक स्फीयर की बात करूँ तो स्फीयर को आप अगर हम 3D में ड्रॉ करना चाहें तो आप कैसे भी ड्रॉ कर लो, वो इसी टाइप से ड्रॉ होगा, चाहे आप एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करो, वाई एक्सिस पे ड्रॉ करो या जेड एक्सिस पे ड्रॉ करो। दैट मीन्स उसकी ओरिएंटेशन चेंज नहीं होने वाली। तो जब हम L इज इक्वल टू 1 की बात करते हैं S, तो इसके लिए M की वैल्यू हमेशा बनी रहेगी, मतलब एक ही वैल्यू आएगी ML की, ठीक है। इसकी ओरिएंटेशन चेंज नहीं होती। लेकिन जैसे ही हम L इज इक्वल टू 2 पर आते हैं, यानी कि जब हम T की बात करते हैं, तो हमने पढ़ा था कि इसकी जो शेप होती है वो डम्बेल शेप की होती है, ठीक है। तो अगर मैं इस डम्बेल शेप को 3D में बनाने की कोशिश करूँ तो क्या होगा कि एक तो मान लो ये है मेरा मार्कर, ठीक है, जो इसका पॉइंट है ऊपर वाला वो एक डम्बेल को शो कर रहा है, जो नीचे वाला है वो डम्बेल के दूसरे पार्ट को शो कर रहा है। मैं इसको इस तरीके से रख सकती हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका डम्बेल शेप। अगर मैं इसे एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करूँ तो ये कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट होगा। देखिए मैंने एक साइड शेड किया और एक साइड शेड नहीं किया। ये क्या शो कर रहा है कि एक साइड प्लस और एक साइड माइनस। जब हम किसी वेव की बात करते हैं तो हम उसे इस तरीके से बनाते हैं, ठीक। तो एक बार तो उसका रीजन हो गया ऊपर की तरफ और एक बार रीजन हो गया नीचे की तरफ, यानी कि एक बार वो प्लस में और एक बार वो माइनस में। अगर हम ऐसे x माने तो इधर माइनस x होगा, ठीक है। तो यानी कि ये क्या शो कर रहा है, ये तो अपोजिट फेज शो कर रहा है। जब आप हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ोगे तब ये चीजें वहां पर आती हैं कि जो आपकी वेव्स हैं वो कैसे एक दूसरे के साथ मिक्स हो रही हैं, मतलब इन फेज हो रही है या आउट ऑफ फेज हो रही है। तो वहां पर ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप या तो इसको शेडेड करो और एक साइड अनशेडेड रहने दो, या एक साइड आप इसको पॉजिटिव से इंडिकेट कर दो और एक साइड नेगेटिव से इंडिकेट कर दो, एक ही बात है, ठीक है। तो मान लो कि मेरा जो ये मार्कर है इसका जो अपर पार्ट है, जो इसकी कैप है वो पॉजिटिव को शो कर रही है और ये नेगेटिव को शो कर रही है। तो अगर मैं इसे एक्स एक्सिस पर शो करूँ तो ये कुछ इस टाइप से शो होगा, ठीक है। वाई एक्सिस पर शो करती हूँ तो ये कुछ इस टाइप से होगा बाहर की तरफ, ठीक है। एक्स पर इस टाइप से है, वाई पर इस टाइप से इसका ओरिएंटेशन हो गया। और अगर मैं जेड की बात करूँ तो ये इस टाइप से ओरिएंटेशन हो गया। यानी कि अगर मैं इसे 3D में चेक करती हूँ और तीनों डायमेंशंस में चेक करती हूँ तो इसका जो ओरिएंटेशन है वो चेंज हुआ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा P सब लेवल है, सब शेल है, P सब शेल जो है, P ऑर्बिटल है, उसके 3 ओरिएंटेशन पॉसिबल है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं। ऐसे जब हम D की बात करेंगे या F की बात करेंगे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ डम्बेल्स जो है वो इंक्रीज कर जाती है, तो उसके अकॉर्डिंगली उनका जो ओरिएंटेशन का नंबर है वो भी इंक्रीज करता चला जाता है। तो हमारा जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो इन्हीं ओरिएंटेशन के बारे में बताता है कि किसी भी ऑर्बिटल के कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ ओरिएंटेशन पॉसिबल हैं। तो यहाँ से देखिए S का तो आप देख के ही बता सकते हो कि कितने नंबर ऑफ ओरिएंटेशन पॉसिबल है, 1। L इज इक्वल टू 2, यानी कि P के लिए कितने पॉसिबल है, 3, ठीक। तो इट इंडिकेट्स नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ईच सबशेल। तो ये क्या बता रहा है कि किसी भी सबशेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। इसको हम लिख लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं छोटी सी। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 0, अगर L की वैल्यू 0 है तो शेप होगी S, और इसके लिए कितने सबशेल्स होंगे, 1, ठीक है। सिर्फ एक सबशेल होगी। अगर मैं बात करूँ L इज इक्वल टू 1 की तो ये P होगा डम्बेल शेप, और इसके लिए हमने कितने ओरिएंटेशन पॉसिबल पढ़े थे, 3, ठीक। इसी तरीके से जब हम 2 की बात करते हैं, D की, 3, F की, चलो इनको फॉर्मूले की हेल्प से निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि विजुअलाइज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। इनमें जो नंबर ऑफ डम्बेल्स हैं वो इंक्रीज कर जाते हैं। तो अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो मेरे पास क्या आता है कि अगर मैं इसकी वैल्यू निकालनी हो ML की तो कैसे निकलेगी, तो कैन हैव इंटीग्रल वैल्यूज -L टू +L। जो ML की वैल्यू है वो -L से +L तक जाती है। जैसे अगर मेरी L की वैल्यू 0 है तो ML की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से अगर मैं ML की वैल्यू रखना चाहूँ तो ML की वैल्यू क्या होगी, -0 या +0, तो एक ही बात है, ठीक है। अगर मेरी L की वैल्यू 1 है तो ML की वैल्यू क्या होगी, -1 से +1 तक, और -1 से +1 के बीच में और क्या आता है, 0। तो 3 वैल्यूज हो गई, तो यहाँ पर 3 हो गए, ठीक है। आपके सबशेल्स भी 3 हो गए। एक बात ध्यान रखना आपको होगी कि -1 और 0 के बीच में तो -0.5 भी आता है, 0 और 1 के बीच में तो हाफ भी आता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं इंटीग्रल वैल्यू की, तो हम सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू ही यहाँ पर लेकर चलेंगे। जब हम t की बात करते हैं तो d के लिए L की वैल्यू होती है 2, तो ML की वैल्यू क्या होगी, -2 से +2। -2 से +2 के बीच में क्या आता है, -1 आता है, 0 आता है और +1 आता है। तो जब हम D सबशेल
की बात करते हैं तो इसमें 5 सब शेल्स होती हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। उसी तरीके से f सब शेल की बात करें तो f में वैल्यू कहाँ से जाएंगी, -3 से +3 तक जाएंगे, तो -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3, यानी कि f में कितने नंबर ऑफ सब शेल्स हो गई, 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। ये हो गया आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब इसके बाद हमारा लास्ट क्वांटम नंबर बचता है स्पिन क्वांटम नंबर, उसे और देख लेते हैं। फिर उसके बाद हम 1-2 क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, तो उससे आपको बिल्कुल क्लियरिटी मिल जाएगी। एक बार इसका रिव्यू ले लेंगे शॉर्ट में, तो उससे क्लियरिटी आपको एकदम हो जाएगी। फाइनली स्पिन क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय ms, इट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ स्पिनिंग और ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पिन क्वांटम नंबर हमें बताता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो किस डायरेक्शन में ओरिएंटेशन कर रहा है या स्पिनिंग कर रहा है। देखो जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे आपने सोलर सिस्टम में पढ़ा होगा कि सोलर सिस्टम में क्या होता है, सन होता है, और हमारी जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ रोटेट करती रहती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट करती रहती है, ठीक है। तो उसी तरीके से जो हमारा इलेक्ट्रॉन है और साथ ही साथ अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पर भी रोटेट करती रहती है। मतलब क्या होगा कि अर्थ ऐसे सन के चारों तरफ भी रोटेट कर रही है और अर्थ जो है वो इस तरीके से भी रोटेट कर रही है, ठीक है, अपने एक्सिस पर। तो अर्थ कैसे रोटेट करती है, इस तरीके से एक्सिस पर भी रोटेट करती रहती है और सन के अराउंड भी रोटेट करती रहती है। सेम उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन का होता है। जो इलेक्ट्रॉन है वो भी न्यूक्लियस के बीच में साइड में इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ भी रोटेट करता रहता है और अपनी स्पिन पर भी रोटेट करता रहता है, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन के रोटेट करने की 2 डायरेक्शन हो सकती है। हो सकता है इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रोटेट कर रहा हो और हो सकता है इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रोटेट कर रहा हो, ठीक है। तो कितनी डायरेक्शंस पॉसिबल है, 2 डायरेक्शन पॉसिबल है। अगर मैं इसको क्लॉकवाइज कहती हूँ तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। क्लॉकवाइज दैट इज यहाँ पे 12 होता है ना, तो 12 से अगर 1 की तरफ ऐसे जा रहा है तो क्लॉकवाइज, और अगर 12 से इधर की तरफ को जा रहा है उल्टा 1 की तरफ जो आप क्लॉक में देखते हो तो होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो हम क्या करते हैं कि हम एक को तो प्लस मान लेते हैं और एक को माइनस मान लेते हैं। ये आपके ऊपर चॉइस है, इसमें कुछ ऐसा फिक्स नहीं होता कि हाँ आप इसी को यही मानोगे, लेकिन हम जस्ट कन्वे के लिए कि हाँ जो क्लॉकवाइज है उसको पॉजिटिव मान के चलते हैं और जो एंटी क्लॉकवाइज है उसको नेगेटिव मान के चलते हैं। तो अगर हमने एक डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है तो ऑफकोर्स दूसरी डायरेक्शन को हम नेगेटिव ही मानेंगे। अब इसको हम शो कैसे करेंगे, जो हम अपनी नोटबुक्स में या बुक्स में लिखा हुआ देखते हैं, तो या तो हम इस तरीके से शो कर सकते हैं कि आप उसमें बना दो क्लॉकवाइज रोटेशन और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है जब हम अपनी स्ट्रक्चर्स लिखते हैं, तो उसमें सब जगह पे इस तरीके से शो करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम दूसरे इस तरीके से भी शो कर सकते हैं कि एक बार आप इसको आप दिखा दो, मतलब जैसे ये इलेक्ट्रॉन है तो इसकी स्पिन, अगर मैं इस कैप की बात करूँ तो एक बार अगर मैं इसे आप दिखा रही हूँ और इसको पॉजिटिव कह रही हूँ, तो अगर मुझे नेगेटिव कहना है तो मैं इसको डाउन दिखा दूंगी। तो आप ये तरीका भी यूज कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से हमारे 4 क्वांटम नंबर हमने डिस्कस कर लिए, कंप्लीट हो गया। अब हम इनका एक छोटा सा ओवरव्यू देखेंगे, रिवाइज करेंगे फटाफट से और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं। देखो सबसे पहले जो बोर्ड ने मॉडल दिया था वो क्या बताया था कि बीच में एक न्यूक्लियस होगा और उसके चारों तरफ शेल्स होंगे। शेल्स को उन्होंने K L M माना था, जिनके लिए n की वैल्यू थी। तो हम लेकर चलते हैं, जैसे हम फर्स्ट शेल की बात करते हैं तो उसके लिए n की वैल्यू होगी 1, क्योंकि जो n की वैल्यूज है वो पॉजिटिव इंटीजर से स्टार्ट होती है, मतलब 1 2 3 4। n = 1 के लिए सब शेल्स कौन से होंगे, देखो n जो है वो शेल को बता रहा है। अगर हम इसको मान के चलें तो जैसे मैंने आपको स्टोरी बताई थी, जो n है वो आपकी डेली को इंडिकेट करेगा, l कि उसमें कौन सी कॉलोनी है, m कितने हाउसेज हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे आप देखो कि जैसे जैसे आपकी जो सिटी है उसकी वैल्यू इंक्रीज करती जा रही है तो उसमें नंबर ऑफ कॉलोनीज भी बढ़ती जा रही है, और फिर जैसे जैसे कॉलोनी की वैल्यू इंक्रीज करती जा रही है तो नंबर ऑफ हाउसेज भी बढ़ते हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम n = 1 की बात करें तो l की वैल्यू क्या होगी 0, क्योंकि l की वैल्यू जो है वो 0 से n-1 तक जा रही है, ठीक है। और हमने पढ़ा था कि जो l = 0 है वो किसको इंडिकेट करता है, s को। तो यहाँ पे आ गया s, और s में कितनी सब शेल्स होती है, तो l की वैल्यू के लिए ml की वैल्यू क्या होती है, -l से -l2 +1, ठीक। तो ml की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 0, यानी कि एक सब शेल हो गई आपकी, ठीक। फिर जब हम n = 2 की बात करते हैं तो उसमें l की वैल्यूज हो जाएंगी 0 और 1, तो 0 के लिए s और 1 के लिए p, ठीक। नंबर ऑफ सब शेल्स की बात करते हैं, जब हम s की बात करते हैं तो 1 ही सब शेल आएगी, ठीक है। p के लिए ml की वैल्यू कितनी हो जाएगी -l से +l, यानी कि -1 0 और +1, तो 3 सब शेल होंगे, तो p के लिए 3 सब शेल होंगे। उसी तरीके से जब हम n = 3 की बात करते हैं तो l हो जाएगा 0 1 2, 0 से स्टार्ट हुआ और n-1 तक गया, 3-1 यानी कि 2 तक गया। 0 के लिए s, 1 के लिए p और 2 के लिए d, ठीक। हमने यहाँ पे नोट कर लिया। s के लिए हमें पता है ml की वैल्यू कितनी होती है 0, ठीक। p के लिए हमें पता है ml की वैल्यू कितनी होती है -1 0 +1, और d के लिए जो ml की वैल्यू
-2 से +2 तक जाएगी तो -2, -1, 0, 1 और 2, तो ये हो गया आपका डी सब शेल। इसी तरीके से आप आगे एन और आगे तक भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका सिंपल जो हमने पढ़ा उसके बारे में। अब अगर आपको सीधे सीधे जो क्वेश्चंस आते हैं देखो वो आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको सिर्फ नंबर पे बेस्ड आते हैं, ठीक है। अगर आपसे सीधे सीधे ये पूछा जाए कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल, अगर आपको और कोई शेल का नंबर दे दिया जाए, पूछा जाए कि इसमें कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, मतलब डायरेक्ट ये चीज पूछी जाए एन की वैल्यू देके, शेल की वैल्यू देके, तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। देखो आप यहाँ से एक चीज नोटिस करोगे कि जब एन की वैल्यू 1 थी तो आपका ऑर्बिटल भी कितना है 1, ठीक, यानी कि जब n आपका 1 है तो आपका ऑर्बिटल भी कितना है 1 है। लेकिन जब n की वैल्यू 2 हुई तो आपके नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हुए 1 2 3 4 4 हो गए, ठीक। n की वैल्यू 3 थी तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप अगर देखो तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि यहाँ से कुछ एक पैटर्न बन रहा है कि अगर हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स डायरेक्ट निकालने हो तो हम n का स्क्वायर कर सकते हैं, तो आप एक ये चीज याद रख सकते हो। और दूसरा, अगर हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने हो किसी सब शेल में, मतलब अगर हमें l की वैल्यू दी हुई हो और अगर हमें ml के नंबर्स निकालने हो कि कितने नंबर्स हो सकते हैं, तो आप यहाँ से एक चीज नोटिस करो कि जब l की वैल्यू 0 है तो ml कितना है 1 है, ठीक। जब l की वैल्यू 1 है तो ml कितने हैं 1 2 3 3 है। जब 2 है तो वैल्यूज कितनी है 1 2 3 4 5 5 है। तो अगर आप यहाँ से एक पैटर्न नोटिस करोगे तो आप देखोगे कि ये वैल्यू 2l + 1 आ रही है एवरी टाइम। अगर मैं यहाँ पे l की जगह 0 पुट करती हूँ तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, कितना बचेगा 1। अगर मैं यहाँ पे l की वैल्यू 1 पुट करती हूँ तो 2 × 1 + 1, तो 2 × 1 2 + 1 3। अगर मैं l की वैल्यू 2 पुट करती हूँ तो 2 2 4 + 1 5, ठीक है। तो अगर मुझे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सब शेल, मतलब अगर मुझे l की वैल्यू दी हुई हो तो मैं इस तरीके से नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकाल सकती हूँ डायरेक्ट, और अगर n की वैल्यू दी हुई हो तो मैं इस तरीके से डायरेक्ट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स यानी कि इस वाली चीज पर डायरेक्ट पहुंच सकती हूँ, ठीक है। वैल्यूज के लिए तो आपको यहाँ से टोटल बस इतना याद रखना है कि एक तो आप ये फॉर्मूला ध्यान रखोगे, नोटेशन ध्यान रखोगे किसके लिए क्या है, बस इतना। ये SPDF तो ऐसे ही लाइन से रहेंगे, 0 स्फेयर है तो S के लिए 0 आएगा बस, फिर तो आपको लाइन से याद हो ही जाएंगे। और उसके बाद L का फॉर्मूला 0 से n-1, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है तो n को एक कम कर देंगे, और ml का -l से प्लस है। दैट्स इट, इतना इनफ है। अगर मैं क्वेश्चंस भी अभी कराऊंगी तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।